हेलो दोस्तों, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। तो आपको बताना है कि भाषा के अधिग्रहण और विकास का सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है, जहाँ पर कि हम 2 से 6 साल के बीच में होते हैं, उस समय के दौरान जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से होती है। मतलब कि इस समय के दौरान जो बच्चा है वो लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करता है। मतलब कि जो वोकैब है उसको बहुत जल्दी सीखता है और बहुत ही जल्दी उसमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या है, एक क्रूशियल पीरियड है, क्रिटिकल पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक्विजिशन का। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अर्ली चाइल्डहुड। तो आपको याद रखना है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है ये आपका लैंग्वेज एक्विजिशन और डेवलपमेंट का सबसे क्रिटिकल पीरियड है और इस समय के दौरान जो बच्चा है उसकी उम्र 2 से 6 साल के बीच में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट व्हाइल viewing children as active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर यानी उनकी थिंकिंग पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं, इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी है, जहां पर इन्होंने कहा है कि हमारी डेवलपमेंट में हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारा कल्चर है, ये हमारी डेवलपमेंट पर, हमारी थिंकिंग पर, हमारे बिहेवियर पर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोट्स्की। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। कई बार क्या होता है कि नेशनलिटी पूछ ली जाती है। मतलब कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम दिया होगा और पूछ लिया होगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लेव वाइगोट्स्की हैं वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। Next question is, giving cues to children and offering support when needed is an example of। तो आपको बताना है कि बच्चों को क्यूज देना यानी हिंट्स देना और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करना, उनको सपोर्ट देना, ये किस चीज का उदाहरण है। तो ये स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय। तो आपको बताना है कि जो नकारात्मक शिक्षा का सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन है वो किसके द्वारा विकसित की गई है। तो इस थ्योरी को रूसो के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जे रूसो। Next question is, which of the following is not a basic law of learning developed by Thorndike। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा विकसित सीखने का बुनियादी नियम नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं और इनमें से जो लॉ इनके द्वारा नहीं दिया गया है वो है आपका ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने कुछ प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं और कुछ सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है इसमें आपके पास लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाते हैं। और जो सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग है इसमें लॉ ऑफ प्रेमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड एंड लॉ ऑफ स्टिमुलस आ जाते हैं। तो आपको ये सभी लॉज ऑफ लर्निंग भी याद रखने हैं। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है या फिर इनमें से कौन सा लॉ थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि लॉज ऑफ लर्निंग में कौन कौन से लॉज आते हैं। खासकर जो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, आपको तीनों लॉ बताए होंगे और पूछा होगा कि ये जो लॉज है किसके द्वारा दिए गए हैं। और कई बार पूछ दिया जाता है कि जो थॉर्नडाइक है इन्होंने इनमें से कौन सा लॉ दिया है या फिर इनमें से कौन सा लॉ नहीं दिया है। तो आपको ये सभी जो लॉज ऑफ लर्निंग है ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ वाज मेड बाय। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है, ये किसके द्वारा दी गई है।
तो ये जो स्टेटमेंट है इसे जॉन डीवी ने दिया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। तो आपको बताना है कि डिडक्टिव मेथड से शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। तो जो डिडक्टिव मेथड है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो टीचिंग है वो आपकी जनरल टू स्पेसिफिक चलती है। मतलब कि पहले हम जनरल चीजें करते हैं फिर हम स्पेसिफिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जब हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं तो इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो डिडक्टिव है वहां पर हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं और जो आपका इंडक्टिव मेथड है यहाँ पर हम स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोटिवेशन का कारक नहीं है। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन का कारक नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रैक्टिस। अब यदि हम बात करें मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि हमें किसी चीज को करने के लिए कंपेल करती है, मोटिवेट करती है। तो यहाँ पर जो प्राइज है, इंसेंटिव है, प्रेज है, ये सभी आपके मोटिवेशन के फैक्टर हैं जो कि हमें किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और जो प्रैक्टिस है ये आपका मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल इज अ मिनिएचर सोसाइटी, हु सेड दिस। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है कि स्कूल एक मिनिएचर सोसाइटी है, ये किसके द्वारा कही गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डीवी ने दी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो हमने पहले भी बात की है कि साइकोलॉजी में स्टडी की जो सबसे पुरानी विधि है, सबसे पुराना मेथड है वो है इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंट्रोस्पेक्शन। Next question is name the theory which advocates sudden solution to the problem। तो आपको बताना है कि वो कौन सी थ्योरी है जो किसी समस्या के सडन सॉल्यूशन का समर्थन करती है, उसके बारे में बात करती है। तो हमने पहले भी बात की है कि जब भी हम बात करते हैं सडन सॉल्यूशन की, तो मतलब कि वहां पर हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ इनसाइट। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो इनसाइट लर्निंग की थ्योरी है वो कोहलर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है कि जो डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो हम जानते हैं कि जो डिसकैलकुलिया है ये आपका मैथ से रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। अब देखो जो डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके नाम में क्या है, इसके नाम में कैलकुलिया है। कैलकुलिया से आप याद रखोगे कैलकुलेशन, ठीक है। और जो कैलकुलेशन है वो कहाँ की जाती है, मैथ्स में की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो डिसकैलकुलिया लर्निंग डिसेबिलिटी है ये आपके मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकी मीन्स डैश एंड लोगस मीन्स नॉलेज। तो पूछा गया है कि साइकी का अर्थ है डैश और लोगस का अर्थ है ज्ञान। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो साइकी है इसका क्या अर्थ होता है। तो हमने पहले भी बात की है कि जो साइकी है इसका अर्थ होता है सोल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव दी सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आपको बताना है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है इसे अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का प्रकार नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी, वर्किंग मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लेटर चाइल्डहुड अवस्था है यहाँ पर जो बच्चा है वो 6 से 12 साल का होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 6 to 11 ईयर्स। इसी के साथ यहाँ पर हम एक बार फिर से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रीनेटल स्टेज आ जाती है। मतलब कि ये वो अवस्था है जहाँ पर बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 9 मंथ तक रहता है। इसके बाद आपकी इन्फेंसी की स्टेज आती है
जो कि आपके बर्थ से 2 ईयर तक रहती है। और इसके बाद आपका अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 2 से 6 साल का होता है। इसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है, जहाँ पर बच्चा 6 से 12 साल का होता है। और इसके बाद आपका अडोलसेंस का पीरियड आता है, जहाँ पर जो बच्चा है वो 13 से 19 साल का होता है। और इसके बाद आपका अडल्टहुड का पीरियड शुरू हो जाता है। तो आप सभी ने इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को याद रखना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Next question is, the children whose IQ is above 140 will be characterized in the category of। तो आपको बताना है कि जिन बच्चों का IQ 140 से ऊपर रहता है, उन्हें हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका IQ 140 से ऊपर रहता है, उनको हम जीनियस कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जीनियस। Next question is, according to Brunner's theory of cognitive development, the iconic stage is concerned with। तो आपको बताना है कि ब्रूनर की cognitive development की थ्योरी के अनुसार जो आइकॉनिक स्टेज है वो किससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने भी cognitive development की थ्योरी दी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो जेरोम ब्रूनर है, इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है, ठीक है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की है कि जो थिंकिंग है वो 3 स्टेजेस में डेवलप होती है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। जो आपकी इनएक्टिव स्टेज है, इसे हम कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम चीजों को सिखाने के लिए कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी आइकॉनिक स्टेज आती है। जो आइकॉनिक स्टेज है, इसे हम पिक्टोरल स्टेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इमेजेस और विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। इसके बाद आपकी सिंबॉलिक स्टेज आ जाती है, जिसको कि हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम सिर्फ सिंबल्स का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। मतलब कि जो आइकॉनिक स्टेज है, यहाँ पर हम विजुअल इमेजेस का यूज करते हैं दुनिया को समझने के लिए, ठीक है। तो आपको ये तीनों स्टेजेस याद रखनी है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन इज प्रपोज्ड बाय। तो आपको बताना है कि चयनात्मक ध्यान यानी सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो जो सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी है, इसे ब्रॉडबैंड ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which memory stores is believed to have the largest capacity। तो आपको बताना है कि वो कौन सा मेमोरी स्टोर है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। तो जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर है, इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा रहती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, द लॉन्ग टर्म स्टोर। इसी के साथ आज की वीडियो में से आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि जो इनसाइड लर्निंग की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।